नमस्कार, मैं हूं मयंक कुमार और आप देख रहे हैं प्रॉफिट पाठशाला। आज के एपिसोड में बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं होगी, बल्कि उस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की होगी जो सीधे आपकी जेब, सैलरी, सेविंग्स, रिटायरमेंट और फैमिली बजट को प्रभावित करता है। क्योंकि मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पैसा कमाया जाता है लेकिन रूल्स नहीं समझे जाते। घर में कैश और गोल्ड रखा है लेकिन उसका हिसाब नहीं है। एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है लेकिन टैक्स और सेफ्टी नहीं देखी जा रही। महंगाई होलसेल मार्केट से शुरू हो रही है लेकिन असर किचन तक पहुंच सकता है। पोस्ट ऑफिस में पैसा सेफ है लेकिन पैन और टीडीएस फॉर्म्स इग्नोर किए जा रहे हैं। यूएई में जॉब करने वाले ग्रॉस सैलरी देखकर खुश तो हो जाते हैं लेकिन ग्रेचुटी बेसिक सैलरी पर बनती है। क्या ये उनको पता होगा? पुराना पीएफ अकाउंट कहीं पड़ा है लेकिन यूएन से लिंक नहीं हुआ है और रिटायरमेंट पास है लेकिन अगले 20 साल का खर्च कैलकुलेट नहीं किया गया। आज के एपिसोड में इन्हीं 7 जरूरी मुद्दों को आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में पैसा कमाना जरूरी है लेकिन रूल समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज की प्रॉफिट पाठशाला। घर में रखा कैश और गोल्ड हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि बैंक में बड़ा ट्रांजैक्शन दिखेगा इसलिए थोड़ा पैसा कैश में घर पर जरूर रखिए। कुछ लोग गोल्ड को सबसे सेफ एसेट मानते हैं क्योंकि वो लॉकर या अलमारी में रखा रहता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए असली सवाल ये नहीं होता कि आपके घर में कितना कैश या कितना गोल्ड है। असली सवाल होता है ये आया कहां से। अगर पैसा सैलरी, बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, पुरानी सेविंग्स, प्रॉपर्टी सेल, गिफ्ट या इनहेरिटेंस से आया है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर सोर्स नहीं बता पाए, बिल नहीं है, बैंक ट्रेल नहीं है, आईटीआर में डिस्क्लोजर नहीं है और इंक्वायरी या सर्च में अनएक्सप्लेन्ड कैश या गोल्ड मिल गया तो मामला बहुत महंगा पड़ सकता है। अब टैक्स का असली झटका समझिए। अनएक्सप्लेन्ड इनकम पर सेक्शन 115 बीबीई के तहत बेसिक टैक्स 60% हो सकता है। इसके ऊपर सरचार्ज और सेस जुड़ते हैं तो इफेक्टिव टैक्स बर्डन करीब 78% तक पहुंच सकता है और अगर पेनल्टी भी लग गई तो टोटल आउटगो करीब 86 यानी 86% तक जा सकता है। मतलब 1 करोड़ रुपए अनएक्सप्लेन्ड इनकम मानी गई तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स, सरचार्ज, सेस और पेनल्टी में जा सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी समझिए। घर में कैश रखना इलीगल नहीं है। कोई फिक्स्ड लीगल लिमिट नहीं है कि आप घर में सिर्फ इतना ही कैश रख सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, उस कैश का सोर्स एक्सप्लेन होना चाहिए। अगर कैश बैंक से निकला हुआ है, बिजनेस विड्रॉल है, रेंट इनकम है, प्रॉपर्टी सेल का पैसा है या पुरानी डिस्क्लोज्ड सेविंग्स है तो उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बैंक विड्रॉल प्रूफ, कैश बुक, सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट, गिफ्ट डीड, इनहेरिटेंस प्रूफ, आईटीआर रिकॉर्ड और अकाउंटिंग एंट्रीज आपकी सेफ्टी बनते हैं। अब गोल्ड की बात करते हैं। भारत में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, इमोशन भी है। शादी में मिलता है, गिफ्ट में मिलता है, इनहेरिटेंस से आता है। लेकिन मैरिड वुमेन 500 ग्राम, अनमैरिड वुमेन 250 ग्राम और मेल मेंबर 100 ग्राम वाली बात मैक्सिमम लीगल लिमिट नहीं है। ये ब्रॉड सीबीडीटी की सर्च एंड सीजर गाइडलाइन से जुड़ी एक्सेप्टेड क्वांटिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि इससे ज्यादा गोल्ड रखना इलीगल है। अगर आपके पास ज्यादा गोल्ड है और उसका वैलिड सोर्स है, जैसे परचेज बिल, इनहेरिटेंस प्रूफ, गिफ्ट डॉक्यूमेंट, बैंक पेमेंट प्रूफ या फैमिली रिकॉर्ड, तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर गोल्ड कम भी है लेकिन सोर्स सस्पिशियस है तो सवाल उठ सकता है। यानी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोर्स और डॉक्यूमेंटेशन। अब बचने का तरीका साफ है। घर में कैश है तो उसका हिसाब रखिए। बिजनेस करते हैं तो कैश बुक मेंटेन रखिए। प्रॉपर्टी सेल या एसेट सेल से पैसा मिला है तो डॉक्यूमेंट संभालिए। गोल्ड के लिए बिल्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट, गिफ्ट प्रूफ, वेडिंग गिफ्ट लिस्ट, इनहेरिटेंस रिकॉर्ड और फैमिली डॉक्यूमेंट संभाल कर रखिए। दूसरी बात, आईटीआर में इनकम सही दिखाइए। इनकम छिपाकर एसेट खरीदना सबसे बड़ा रिस्क है। आज टैक्स डिपार्टमेंट के पास बैंक ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी परचेज, हाई वैल्यू स्पेंडिंग और फाइनेंशियल रिकॉर्ड मैच करने का मजबूत डेटा सिस्टम है। और अगर पहले कोई इनकम मिस हो गई है तो नोटिस आने का इंतजार मत कीजिए। सीए या टैक्स एक्सपर्ट से बात करके करेक्शन का रास्ता समझिए। सीधी बात यही है कि कैश रखना गलत नहीं है, गोल्ड रखना गलत नहीं है, लेकिन बिना हिसाब का कैश और बिना सोर्स का गोल्ड बहुत महंगा पड़ सकता है। टैक्स डिपार्टमेंट को एसेट से प्रॉब्लम नहीं होती, अनएक्सपेक्टेड एसेट से प्रॉब्लम होती है। इसलिए बिल, बैंक ट्रेल, गिफ्ट प्रूफ, इनहेरिटेंस रिकॉर्ड, आईटीआर डिस्क्लोजर और वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट संभाल कर रखिए। पर्सनल फाइनेंस में पैसा कमाना जरूरी है लेकिन उस पैसे को लीगली एक्सप्लेन कर पाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए है। कैश, गोल्ड, अनएक्सप्लेन्ड इनकम या टैक्स नोटिस से जुड़े मामले में अपने सीए या क्वालिफाइड टैक्स एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। घर में कैश और गोल्ड रखा है
सवाल ये नहीं कि कितना रखा है, सवाल ये है कि उसका सोर्स क्या है। कैश रखने की कोई फिक्स्ड लीगल लिमिट नहीं है, लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछे और आप सोर्स नहीं बता पाए तो अनएक्सप्लेन्ड इनकम पर टैक्स का झटका बहुत बड़ा हो सकता है। सेक्शन 115 बीबीई में टैक्स सरचार्ज और सेस मिलाकर इफेक्टिव बर्डन करीब 78% यानी 78% तक जा सकता है। पेनल्टी जुड़ने पर टोटल आउटगो लगभग 86% तक पहुंच सकता है। गोल्ड में भी 500 ग्राम, 250 ग्राम और 100 ग्राम वाली बात ऑनरशिप लिमिट नहीं है। ये सर्च के समय ज्वेलरी सीजर गाइडलाइन से जुड़ी एक्सेप्टेड क्वांटिटी है। ज्यादा गोल्ड रखना इलीगल नहीं है, लेकिन सोर्स एक्सप्लेन करना जरूरी है। बिल रखिए, बैंक ट्रेल रखिए, गिफ्ट डीड रखिए, इनहेरिटेंस प्रूफ रखिए, आईटीआर सही रखिए। कैश और गोल्ड प्रॉब्लम नहीं है, बिना हिसाब का कैश और बिना सोर्स का गोल्ड प्रॉब्लम है। एफडी को लोग सबसे सिंपल और सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। पैसा जमा किया, रेट लॉक हुआ और मैच्योरिटी पर पैसा वापस। लेकिन आज एफडी मार्केट इतना सिंपल नहीं रहा। कहीं 144 वाली स्पेशल एफडी है, कहीं सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक 8% से ज्यादा रेट दिखा रहे हैं और ग्रीन एफडी जैसी स्कीम्स भी आ गई हैं अब तो। लेकिन सिर्फ ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखकर एफडी कर लेना सही फैसला है या नहीं? एफडी सेफ प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन हर एफडी एक जैसी नहीं होती। सबसे पहले ये देखिए कि बैंक कौन सा है, टेन्योर कितना है, प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है या नहीं, इंटरेस्ट टैक्सेबल है या नहीं, सीनियर सिटीजन बेनिफिट कितना कंडीशन पर मिल रहा है और डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट क्या है। एफडी का फायदा ये है कि इसमें मार्केट रिस्क नहीं होता। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की तरह डेली फ्लक्चुएशन नहीं दिखता, इसलिए रिटायर्ड लोग, सीनियर सिटीजन और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स इसे पसंद करते हैं। लेकिन स्पेशल एफडी रेट्स हमेशा डेट स्पेसिफिक होते हैं। आज जो रेट दिख रहा है वो आगे बदल सकता है, इसलिए पैसा लगाने से पहले बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, ऐप या ब्रांच में लेटेस्ट रेट कंफर्म जरूर कीजिए। सीनियर सिटीजन्स को कोई बैंक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन हर बैंक, हर टेन्योर और हर अमाउंट पर बेनिफिट सेम नहीं होता, इसलिए हेडलाइन देखकर डिसीजन न लें। स्मॉल फाइनेंस बैंक कई बार ज्यादा रेट देते हैं, लेकिन यहाँ DICGC इंश्योरेंस लिमिट याद रखिए। डिपॉजिट इंश्योरेंस 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक तक होता है। इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल हैं, इसलिए ज्यादा रिटर्न के चक्कर में एक ही बैंक में बहुत बड़ी अमाउंट ब्लाइंडली मत रखिए। ग्रीन एफडी में पैसा एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ भी रेट, टेन्योर, विड्रॉल रूल और टैक्स ट्रीटमेंट चेक करना बहुत जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफडी इंटरेस्ट रेट टैक्स फ्री नहीं होता। ये आपकी इनकम में जुड़ता है और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। इसलिए 8% हेडलाइन रेट देखकर खुश होने से पहले पोस्ट टैक्स रिटर्न देखिए। एफडी करते समय 5 बातें जरूर चेक करें: बैंक की सेफ्टी, टेन्योर का रेट, प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी, इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन और टैक्स टीडीएस इम्पैक्ट। देखिए, बात सीधी है, एफडी सेफ है, लेकिन ब्लाइंडली सेफ नहीं है। ज्यादा इंटरेस्ट देखकर पैसा लॉक करने से पहले सेफ्टी, लिक्विडिटी और पोस्ट टैक्स रिटर्न तीनों समझिए। ये जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए है। पैसा लगाने से पहले इंटरेस्ट रेट, टर्म्स और टैक्स इम्पैक्ट बैंक और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। एफडी में 8% से ज्यादा ब्याज देखकर तुरंत पैसा मत लगाइए। पहले 5 बातें चेक कीजिए: बैंक कौन सा है, रेट किस टेन्योर पर मिल रहा है, सीनियर सिटीजन रेट है या रेगुलर कस्टमर रेट, प्री मैच्योर विड्रॉल पर पेनल्टी लगेगी या नहीं और टैक्स के बाद एक्चुअल रिटर्न कितना बचेगा। एफडी सेफ प्रोडक्ट है, लेकिन हर एफडी एक जैसी नहीं होती। स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्यादा रेट दे सकते हैं, लेकिन DICGC इंश्योरेंस लिमिट 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक तक होती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर। ग्रीन एफडी में पैसा एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए यूज हो सकता है, लेकिन उसमें भी रेट, टेन्योर और विड्रॉल रूल्स चेक करना जरूरी है। हेडलाइन रेट देखकर एफडी मत कीजिए, ऑफिशियल रेट शीट देखिए, टैक्स इम्पैक्ट समझिए, लिक्विडिटी प्लान समझिए। एफडी में रिटर्न से ज्यादा जरूरी है सेफ्टी, टेन्योर और सही प्लानिंग। महंगाई हमेशा आपकी थाली में नहीं आती, कई बार पहले फैक्ट्री में आती है, फिर ट्रांसपोर्ट में आती है, फिर होलसेलर के रेट में आती है और कुछ समय बाद आपके किचन, बेडरूम, बाथरूम, मेडिसिन बॉक्स और मंथली बजट में दिखने लगती है। अभी वही खतरा दिख रहा है। अप्रैल 2026 में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI इन्फ्लेशन 8.30% पर पहुंच गई है। ये सिर्फ एक सरकारी नंबर नहीं है, ये आने वाले दिनों में आपके घर के बजट पर दबाव का सिग्नल हो सकता है। पहले WPI क्या है वो समझिए। WPI बताता है कि होलसेल लेवल पर गुड्स की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं। रिटेल इन्फ्लेशन यानी CPI
वो महंगाई है जो कंज्यूमर सीधे महसूस करता है, लेकिन WPI कंपनीज की कॉस्ट प्रेशर दिखाता है। अगर रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग महंगाई होती है तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ती है और फिर कंपनी या तो मार्जिन कम करती है या प्राइस बढ़ाकर कस्टमर पर बोझ डाल देती है। अप्रैल में यही प्रेशर तेज दिखा। मार्च में WPI इन्फ्लेशन 3.88% थी, लेकिन अप्रैल में बढ़कर 8.30% हो गई। सबसे बड़ा झटका फ्यूल और पावर कैटेगरी में आया। फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन मार्च में 1.05% थी, लेकिन अप्रैल में उछलकर 24.71% हो गई। अब फ्यूल महंगा होने का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रहा। फैक्ट्री चलाने में पावर लगती है, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने में डीजल लगता है, कोल्ड स्टोरेज में इलेक्ट्रिसिटी लगती है और डिलीवरी नेटवर्क में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती है। यानी फ्यूल महंगा हुआ तो पूरी सप्लाई चेन महंगी होने लगती है। प्राइमरी आर्टिकल्स की इन्फ्लेशन भी अप्रैल में 9.1% रही। इसमें फूड आर्टिकल्स, मिनरल्स और क्रूड पेट्रोलियम जैसी चीजों का असर आता है। इसका मतलब फूड साइड पर प्रेशर बना हुआ है। सब्जी, अनाज, फल, दालें और किचन आइटम्स में धीरे धीरे असर दिख सकता है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इन्फ्लेशन 4.62 रही। इसमें साबुन, डिटर्जेंट, कपड़े, प्लास्टिक आइटम्स, पैकेज्ड फूड, केमिकल और कंज्यूमर गुड जैसी चीजें आती हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती रही तो कंपनीज प्राइस बढ़ा सकती हैं, डिस्काउंट कम कर सकती हैं या श्रिंकफ्लेशन कर सकती हैं। श्रिंकफ्लेशन का मतलब होता है पैकेट वही, प्राइस वही, लेकिन क्वांटिटी कम। 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम, 1 लीटर की जगह 900 ml। मिडिल क्लास को कई बार महंगाई प्राइस टैक्स से नहीं, पैकेट साइज से लगती है। अब सवाल है, आम आदमी क्या करे? सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है। घर में 20 किलो सामान जमा करना सोल्यूशन नहीं है। मंथली बजट रिव्यू कीजिए, नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग कंट्रोल कीजिए, किचन वेस्टेज कम कीजिए, बल्क बाइंग सिर्फ उन्हीं चीजों की कीजिए जो खराब नहीं होती और सच में डिस्काउंट पर मिल रही हो। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है और वो सामान भी अगर आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है और उसको आपने ले लिया तो वो पैसे की बर्बादी है। इमरजेंसी फंड मजबूत रखिए, क्योंकि महंगाई का सबसे ज्यादा असर फिक्स्ड इनकम खर्चों पर पड़ता है। सैलरी वही रहती है, लेकिन दूध, सब्जियां, ट्रांसपोर्ट, स्कूल फी, मेडिसिन और हाउस होल्ड आइटम महंगे होते हैं। सीधी बात यह है कि WPI का नंबर न्यूज लग सकता है, लेकिन उसका असर आपकी शॉपिंग लिस्ट तक पहुंच सकता है। आज होलसेल मार्केट में जो आग लगी है, कल वही आग आपके मंथली बजट पर भी लगेगी। इसलिए महंगाई को सिर्फ हेडलाइन मत समझिए, अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, फालतू फूल जलूल चीजों में पैसा मत लगाइए। इससे घर के बजट का ईयरली वार्निंग सिस्टम समझिए। ये जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए है। इन्फ्लेशन, लोन, इन्वेस्टमेंट या हाउस होल्ड बजट से जुड़ा बड़ा फैसला लेने से पहले लेटेस्ट डेटा और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। महंगाई हमेशा पहले आपके किचन में नहीं आती, पहले फैक्ट्री में आती है, फिर ट्रांसपोर्ट में आती है, फिर होलसेल मार्केट में आती है और बाद में आपके घर के बजट में दिखती है। अप्रैल 2026 में WPI इन्फ्लेशन 8.30% पर पहुंच गई। फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन मार्च के 1.05% से अप्रैल में 24.71% हो गई। इसका मतलब सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, पैकेजिंग महंगी होगी और फिर साबुन, सब्जी, तेल, कपड़े और डेली यूज आइटम्स पर असर पड़ सकता है। मिडिल क्लास के लिए ये वार्निंग सिग्नल है। बजट रिव्यू कीजिए, वेस्टेज कम कीजिए, इमरजेंसी फंड मजबूत कीजिए और अननेसेसरी स्पेंडिंग कंट्रोल कीजिए। महंगाई हेडलाइन नहीं है, ये रियलिटी है। ये आपके घर के बजट का ईयरली वार्निंग सिस्टम है। भारत में पोस्ट ऑफिस को लोग सबसे भरोसेमंद सेविंग स्कीम मानते हैं। सेविंग अकाउंट, RD, टाइम डिपॉजिट, MIS, SCSS, NSC और KVP जैसी स्कीम में लोग इसलिए पैसा रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा सेफ है और प्रोसेस सिंपल है। लेकिन अब यही प्रोसेस थोड़ा ज्यादा कंप्लायंस हैवी होने जा रहा है। अब पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलने, पैसा जमा करने, निकालने या कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पैन की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अगर आपके पास पैन नहीं है तो पुराने फॉर्म 60 की जगह अब नया फॉर्म 97 आया है और TDS से बचने के लिए जो लोग पहले फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भरते थे उनके लिए अब नया यूनिफाइड फॉर्म आया है, नाम है 121। याद रख लीजिए। यानी अब पोस्ट ऑफिस में सिर्फ पासबुक लेकर जाना काफी नहीं होगा, पैन, फॉर्म, डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी होगा। सबसे पहले पैन वाला रूल समझिए। स्पेसिफिक टेन्योर में डिपॉजिटर को पैन कोड करना होगा ताकि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल एक्टिविटी टैक्स सिस्टम में प्रॉपरली लिंक्ड रहे। अगर किसी के पास पैन नहीं है तो फॉर्म 97 देना पड़ सकता है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें डिपॉजिटर की डिटेल, ट्रांजैक्शन की नेचर, अमाउंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसी जानकारी देनी पड़ सकती है।
लेकिन फॉर्म 97 को पैन का परमानेंट रिप्लेसमेंट मत समझिए। अगर आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, आरडी चल रही है, टाइम डिपॉजिट है, एमआईएस है, एससीएसएस है, या आप बार बार पोस्ट ऑफिस ट्रांजैक्शन करते हैं, तो पैन अपडेट रखना ही समझदारी है, वरना दिक्कतों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। अब टीडीएस वाला बदलाव समझते हैं। पहले जिनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे होती थी, वे इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भरते थे। अब नए रूल्स में दोनों की जगह फॉर्म 121 आया है। फॉर्म 121 यूनिफाइड डिक्लेरेशन है। अगर आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है और टैक्स लायबिलिटी निल है, तभी एलिजिबल होने पर फॉर्म 121 सबमिट किया जा सकता है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो सिर्फ फॉर्म भर देने से टीडीएस लीगली अवॉइड नहीं होगा और ये फॉर्म हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग से देना होगा। अब प्रैक्टिकल असर समझिए। पहला, पेपर वर्क बढ़ेगा। दूसरा, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट इनकम की रिपोर्टिंग ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी। तीसरा, सीनियर सिटीजन और स्मॉल सेवर्स को फॉर्म टाइमली सबमिट करना होगा, वरना टीडीएस कट सकता है और रिफंड के लिए आईटीआर का इंतजार करना पड़ सकता है। अब करना क्या है? अपने पोस्ट ऑफिस अकाउंट में पैन अपडेट है या नहीं ये चेक कीजिए। सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के अकाउंट में पैन, आधार, मोबाइल नंबर, एड्रेस और नॉमिनी डिटेल्स अपडेट रखिए। आरडी, टाइम डिपॉजिट, एमआईएस या एससीएसएस में जो इंटरेस्ट इनकम आती है उसे टैक्स कैलकुलेशन में इग्नोर मत कीजिए। फॉर्म 121 ब्लाइंडली सबमिट मत कीजिए, क्योंकि ये डिक्लेरेशन है कि आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निल है। पहले सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, रेंट, कैपिटल गेन्स और बाकी इनकम जोड़कर टोटल इनकम समझिए। रिकॉर्ड भी संभाल कर रखिए। पासबुक, डिपॉजिट रिसिप्ट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 121 एक्नॉलेजमेंट, फॉर्म 97 की कॉपी और अकाउंट स्टेटमेंट सेफ रखिए। सीधी बात समझिए, पोस्ट ऑफिस अब सिर्फ बचत की जगह नहीं रहा, ये प्रॉपर फाइनेंशियल कंप्लायंस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। पैन अपडेट रखिए, इंटरेस्ट इनकम का रिकॉर्ड रखिए, फॉर्म सही भरिए और आईटीआर में इनकम सही दिखाइए। पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना सेफ हो सकता है, लेकिन टैक्स कंप्लायंस इग्नोर करना सेफ नहीं है। ये जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए है। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, पैन, फॉर्म 97, फॉर्म 121, टीडीएस या आईटीआर से जुड़े मामले में टैक्स एडवाइजर या पोस्ट ऑफिस ब्रांच से लेटेस्ट रूल्स जरूर कंफर्म कीजिए। तो अब सिर्फ पासबुक से काम नहीं चलेगा। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में पैन की इंपॉर्टेंस अब और बढ़ गई है। अगर पैन नहीं है तो अपने पुराने फॉर्म 16 की जगह अब फॉर्म 97 देना पड़ सकता है और टीडीएस से बचने के लिए पहले जो फॉर्म 15G और 15H भरे जाते थे उनकी जगह अब नया फॉर्म 121 आ गया है। लेकिन ध्यान रखिए, फॉर्म 121 हर किसी के लिए नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निल है। फॉर्म गलत भरेंगे तो बाद में टैक्स प्रॉब्लम हो सकती है। पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट इनकम को इग्नोर मत कीजिए। पैन अपडेट रखिए, नॉमिनी डिटेल्स चेक कीजिए, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट संभालिए, टीडीएस और एआईएस चेक कीजिए, आईटीआर में सही इनकम दिखाइए। पोस्ट ऑफिस में पैसा सेफ हो सकता है, लेकिन बिना कंप्लायंस और सेविंग भी टैक्स नोटिस में बदल सकती है। विदेश में नौकरी करने वाले बहुत से लोग सैलरी पैकेज देखकर खुश हो जाते हैं। ऑफर लेटर में ग्रॉस सैलरी बढ़ी दिखती है, हाउसिंग अलाउंस अलग होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग होता है और कई बार फूड या मोबाइल अलाउंस भी जुड़ जाता है। लेकिन जॉब छोड़ते समय फाइनल सेटलमेंट में असली सवाल आता है, ग्रेच्युटी किस सैलरी पर मिलेगी? पूरी ग्रॉस सैलरी पर या सिर्फ बेसिक सैलरी पर? यूएई में काम करने वाले एम्प्लॉइज के लिए ये फर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड ऑफ सर्विस ग्रेच्युटी पूरी सैलरी पर नहीं, बेसिक सैलरी के आधार पर कैलकुलेट होती है। यहीं पर कई लोग गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बैंक अकाउंट में जितनी मंथली सैलरी आती है ग्रेच्युटी उसी पर मिलेगी, लेकिन यूएई लेबर लॉ में ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए बेसिक वेज यानी बेसिक सैलरी इंपॉर्टेंट होती है, अलाउंस नहीं। बेसिक सैलरी वो फिक्स्ड अमाउंट है जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक वेज के रूप में लिखा होता है। ग्रॉस सैलरी में बेसिक सैलरी के साथ हाउसिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और बाकी बेनिफिट जुड़ जाते हैं। मान लीजिए ग्रॉस सैलरी एईडी 8,000 है, इसमें बेसिक सैलरी 5,000 है और अलाउंस 2,000 है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,000 है, तो ग्रेच्युटी कैलकुलेशन 8,000 पर नहीं 5,000 बेसिक सैलरी पर होगी। अब ग्रेच्युटी का बेसिक रूल समझिए। अगर यूएई प्राइवेट सेक्टर में फॉरेन फुल टाइम वर्कर कम से कम 1 साल कंटिन्यूअस सर्विस कंप्लीट करता है, तब वो एंड ऑफ सर्विस ग्रेच्युटी का एंटाइटल्ड हो सकता है। 1 से 5 साल की सर्विस के लिए हर साल 21 दिन बेसिक सैलरी के हिसाब से ग्रेच्युटी बनती है। 5 साल से ज्यादा सर्विस पर पहले 5 साल के लिए 21 दिन बेसिक सैलरी
पर ईयर और उसके बाद हर एडिशनल ईयर के लिए 50 बेसिक सैलरी पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट होती है। एक सिंपल एग्जांपल समझिए, अगर बेसिक सैलरी AED 5000 है और सर्विस 4 साल की है तो डेली बेसिक वेज करीब AED 166.67 होगा। 21 दिन के हिसाब से 1 साल की ग्रेच्युटी करीब AED 3500 बनेगी। अगर यही एम्प्लॉय 7 साल तक काम करता है तो पहले 5 साल की ग्रेच्युटी करीब 17,500 और अगले 2 साल की ग्रेच्युटी करीब 10,000 हो सकती है। टोटल करीब 27,500। एक्चुअल कैलकुलेशन कॉन्ट्रैक्ट, अनपेड लीव्स डिडक्शन और फाइनल लीगल रूल्स के हिसाब से बदल सकती है। जॉब छोड़ने से पहले अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूर चेक कीजिए, उसमें बेसिक सैलरी और अलाउंसेस अलग अलग लिखे हैं या नहीं ये देखिए। ज्वाइनिंग डेट, लास्ट वर्किंग डेट और अनपेड लीव्स रिकॉर्ड वेरीफाई कीजिए। फाइनल सेटलमेंट मिलने पर सिर्फ अमाउंट देखकर साइन मत कीजिए। कैलकुलेशन शीट मांगिए। बेसिक सैलरी क्या ली गई है, सर्विस पीरियड कितना माना गया है, अनपेड लीव डिडक्ट हुई है या नहीं, कोई लोन या रिकवरी एडजस्ट हुई है या नहीं, ये सब चेक जरूर कीजिए। कई एम्प्लॉइज अब्रॉड जॉब छोड़ते समय जल्दी में सेटलमेंट साइन कर देते हैं। वीजा कैंसिल होना होता है, टिकट बुक करनी होती है, नेक्स्ट जॉब ज्वाइन करनी होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ग्रेच्युटी उम्मीद से कम मिली है। सीधी बात समझिए, ग्रॉस सैलरी लाइफस्टाइल नहीं दिखाती है। बेसिक सैलरी ग्रेच्युटी कैलकुलेशन तय करती है। ऑफर लेटर में बेसिक सैलरी कम और अलाउंसेस ज्यादा है तो मंथली इनकम अच्छी दिख सकती है, लेकिन ग्रेच्युटी कम बन सकती है। इसलिए UAE में जॉब छोड़ने से पहले सैलरी स्लिप, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक सैलरी ब्रेकअप और फाइनल सेटलमेंट कैलकुलेशन जरूर समझिए। ये जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए है। UAE ग्रेच्युटी या फाइनल सेटलमेंट से जुड़े मामले में मोहरे MOHRE गाइडलाइंस, ऑफिशियल लेबर कॉन्ट्रैक्ट और क्वालिफाइड UAE लेबर लॉ एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। UAE में जॉब छोड़ रहे हैं तो ग्रॉस सैलरी देखकर ग्रेच्युटी कैलकुलेशन मत कीजिए। ग्रेच्युटी पूरी सैलरी पर नहीं, बेसिक सैलरी पर बनती है। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 8,000 है लेकिन बेसिक सैलरी 5,000 है तो ग्रेच्युटी 5,000 के आधार पर कैलकुलेट होंगे। रूल सिंपल है, जरा समझ लीजिए। 1 साल से कम सर्विस पर जनरली ग्रेच्युटी नहीं मिलती। 1 से 5 साल तक हर साल 21 दिन पर बेसिक सैलरी, 5 साल के बाद एडिशनल ईयर्स पर 30 बेसिक सैलरी और टोटल ग्रेच्युटी 2 इयर्स वेज से ज्यादा नहीं हो सकती। जॉब छोड़ने से पहले ये चेक करें जो बताने जा रहा हूँ। बेसिक सैलरी क्या है, सर्विस बॉन्ड यानी सर्विस पीरियड कितना है, अनपेड लीव डिडक्ट हुई या नहीं, फाइनल सेटलमेंट में कैलकुलेशन कैसे निकलेगा। ग्रॉस सैलरी लाइफस्टाइल दिखाती है, बेसिक सैलरी ग्रेच्युटी तय करती है।